तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा टॉपिक था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने जो है वो ये चीज देखी थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शेप्स की ज्योमेट्री है। इसमें हमें डिफरेंट शेप्स मिलते थे और हम उन शेप्स की डिस्टेंस, स्लोप, एरिया, पेरीमीटर वगैरह कैलकुलेट करते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट किया था वो स्लोप का किया था। ठीक है, स्लोप को हमने डिफाइन किया था, इट इज द रेशियो ऑफ राइज अपॉन रन। और हमने इसको ये भी बोला था कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड अ स्लोप। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती थी उनकी स्लोप हमें पता है कितनी होती थी, वर्टिकल लाइंस की स्लोप क्या होती थी, स्लोप पॉजिटिव कब होती थी, स्लोप नेगेटिव कब होती थी, ये हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ये डिस्कस किया था। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक में ये देखा था कि हाउ कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। हमारे पास कितने मेथड्स हैं, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमने देखा था जिसमें वो हमें दो कोऑर्डिनेट्स देता था और हमसे स्लोप पूछता था। तो हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते थे स्लोप का, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला था और इसके लिए हमें कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते थे। दूसरा टॉपिक जो किया था हमने स्लोप में, वो हमने ये देखा था कि अगर वो हमें ग्राफ बना के देगा तो हम बाय यूजिंग द राइज एंड द रन, राइज और रन कैलकुलेट करके भी हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन ये मेथड मैंने कहा था कि तुम लोग को नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये मेथड हम लोग शुरू की क्लासेस में 6, 7, 8 में इस मेथड से स्लोप निकालते थे। द थर्ड मेथड वाज द इक्वेशन मेथड। वो मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मेथड अब हम यूज करेंगे आज इंशाल्लाह आगे की ऑनलाइन क्लासेस में, कि किस तरह एक लीनियर इक्वेशन से स्लोप निकाली जाती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो तुम लोग को याद होगा कि लीनियर इक्वेशन को हमेशा हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एक्स का कोफिशिएंट देखते थे, जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता था वो हमारा स्लोप होता था। हमें लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना आना चाहिए क्योंकि 6C और 6D में हम ये काम बहुत करने वाले हैं। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू द डिस्टेंस और द लेंथ फार्मूला। फिर हमने जो है वो डिस्टेंस और लेंथ फार्मूले के क्वेश्चंस किए थे। ये जो हमारा डिस्टेंस फार्मूला था, ये जो लेंथ फार्मूला था, ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से डिराइव हुआ था। हमने इसकी डेरिवेशन भी क्लास में की थी थोड़ी सी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी थी। 6B वाज ऑल अबाउट द डिस्टेंस एंड द लेंथ फार्मूला। 6B में हम ट्राइंगल बनाते थे, ट्राइंगल का एरिया निकालते थे, पेरीमीटर निकालते थे। ये 6B में हमने सारे काम किए थे। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 6C। 6C is all about equation of straight line. We have to make the equation of straight line. Previously आप लोग को हमेशा equation of line मिलती थी। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का टॉपिक आपके जहन में होगा, क्वेश्चन में उसका सवाल अभी पेपर में असेसमेंट में क्वेश्चन भी दिया था हमने। हमेशा आपको दो इक्वेशंस मिलती थी, आप उनको सॉल्व करते थे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। ठीक है, वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन थी। वो लीनियर इक्वेशन आपको हमेशा गिवन थी। अब हम वो सीखेंगे कि वो इक्वेशन बेसिकली बनती कहाँ से। वो जो इक्वेशन हमें दी जाती थी उसको कैसे लिखा जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है, वो कैसे बनती है। आज के टॉपिक में वो सीखेंगे कि इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, तो आज का टॉपिक, द नेम ऑफ द टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब भी मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं तो मेरे पास तीन तरह की लाइंस आती हैं। द फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक वर्टिकल लाइन होती है, और एक टाइप की लाइन को मैं कहता हूं स्लांट लाइन या ऑब्लिक लाइन। ये तीन तरह की लाइंस मेरे पास बनती हैं। जब भी मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो तीन तरह की लाइंस हैं। द फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइंस, द सेकंड वन इज द वर्टिकल लाइंस, एंड द थर्ड वन इज द स्लांट और द ऑब्लिक लाइन। मूविंग ऑन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि व्हाट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की कोई डेफिनेशन मुझे बता सकता है? या हॉरिजॉन्टल लाइन को डिफाइन किस तरह करते हैं? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिप्रेजेंट से। ठीक है, रेफरेंस यूज करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, और मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल लाइन को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से एक्सिस के पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस? एक्स शायद एक्स एक्स एक्सिस की, एक्सिस। जबरदस्त। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा वो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, इफ यू वांट टू डिफाइन अ हॉरिजॉन्टल लाइन यू कैन राइट इट एज द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आपके पास स्क्रीन पे आपको ये येलो लाइन से जो है वो ग्रिड नजर आ रहा है, बेसिकली ये वाई एक्सिस है। ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस कहलाती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, उस साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ऊपर की साइड पे पॉजिटिव वाई और नीचे की साइड पे नेगेटिव वाई एक्सिस होता है।
तो ये जो आपको लाइन L1, L2 और L3 नजर आ रही है, बेसिकली दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं। हमें ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। हाँ सॉरी, नहीं नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। हमें ये बात पता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है ना, उनकी स्लोप जीरो होती है, ठीक है, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज थी कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, हमें एक छोटी सी ट्रिक समझनी है, हमें एक छोटा सा मेथड समझना है कि हम इनकी इक्वेशंस लिखते कैसे हैं। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना वो वाई एक्सिस को कट करेगी कहीं ना कहीं। हॉरिजॉन्टल लाइन चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कभी भी एक्स एक्सिस को तो कट नहीं करेगी, ये हमेशा वाई एक्सिस को कट करेगी। और जब भी ये वाई एक्सिस को कट करेगी तो किसी पॉइंट पे कट करेगी। तो जब भी वो आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन दे और आपसे बोले कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखो, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, तो हमेशा इसकी इक्वेशन जो है ना वो वाई से शुरू होती है, वाई इज इक्वल्स टू, हमेशा इसी फॉर्मेट पे आप लिखोगे। और आप ये देखते हो कि ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है, तो ये पॉइंट 6 से पास हो रही है, यहाँ y की वैल्यू 6 है तो आप लिख दोगे y इज इक्वल्स टू 6। ये इस पूरी लाइन की इक्वेशन लिख दी है आपने। अगर मैं आपसे L1 की इक्वेशन पूछूं तो L1 को आप किस तरह डिस्क्राइब करोगे? यू विल बी डिस्क्राइबिंग L1 एज y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ L1। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ छोटा सा मेथड समझना था। इसी तरह अगर लाइन L2 की बात करूं तो L2 की लाइन भी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, L2 भी हॉरिजॉन्टल है, एंड इट इज पैरेलल टू x एक्सिस। इट इज कटिंग द y एक्सिस एट पॉइंट -6। So the equation of line L2 will be equal to y is equals to -6। सिर्फ इतना सा इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि ये y एक्सिस को कट करती है तो इसीलिए y आता है, और जिस पॉइंट से जो है ये पास हो रही होती है वो पॉइंट इक्वल टू के उधर आ जाता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसी तरह अगर मैं आखिरी L3 की इक्वेशन आपसे पूछूं तो L3 लाइन जो है वो बेसिकली y एक्सिस को कट कर रही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, एंड इट इज पासिंग फ्रॉम -12। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल्स टू -12। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी आ गई है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए देयर इज नो फॉर्मूला, जस्ट मेंशन द एक्सिस, कौन से एक्सिस को कट कर रही है और किस पॉइंट पे कट कर रही है, बस वो दो चीजें आपको लिखनी है और आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई जनरल फॉर्म बता दो हॉरिजॉन्टल लाइन की, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो जनरल फॉर्म है वो है y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट कैन बी अ पॉजिटिव नंबर और कैन बी अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है? क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है, या फिर वो आपको क्या करेगा, इस तरह वो जो है वो आपको इस तरह, उसने यूं रब कर दिया, उसने ये ग्राफ बना दिया और आपसे जो है वो ये लाइन L2 बना के उसने बोल दिया कि मुझे लाइन L2 की इक्वेशन लिख के दिखा दो। तो चूंकि आपके पास कॉन्सेप्ट था तो आपने देखा कि ये y एक्सिस को कट करिए, तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू -6। तो आपसे वो इक्वेशन भी लिखवा सकता है, या फिर वो आपसे इस तरह का भी क्वेश्चन पूछेगा कि वो आपको बोलेगा कि y इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ बना के इस लाइन को ड्रॉ करके दिखा दो कि ये लाइन कहाँ बनेगी। तो आपने देखा कि चूंकि ये y एक्सिस है, इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये y एक्सिस को कट कर रही है, तो y एक्सिस को कट करेगी और -1 से पास होगी। तो आपने इस तरह ब्लू कलर से जो मैंने लाइन बनाई हुई है, ये इस तरह लाइन बना के आपने बता दिया कि दिस इज योर लाइन विच हैज द इक्वेशन y इज इक्वल टू -1। ये 1 मार्क का या 2 मार्क का जितने का भी वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह है, ये एक पार्ट का जो है वो हर जगह जो है वो उसको फिट कर सकता है और आपसे पूछ सकता है। तो आपको दोनों तरीकों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे इक्वेशन भी लिखवा सकता है, आपसे लाइन भी ड्रॉ करवा सकता है। अच्छा, अब मैं अगर ये बोलूं कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुमने, चलो अब ये वाली लाइन है, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है, बेसिकली ये भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, एक्स एक्सिस भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो एक्स एक्सिस भी तो कोई इक्वेशन होगी, होगी कि नहीं होगी? भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है जी ना सर एक्स होगी। एक्सिस, उसकी क्या इक्वेशन होगी? क्योंकि एक्स एक्सिस जो है वो वाई को कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है? जीरो पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने अभी ये वाली नॉलेज यूज की, इसी तरह हमने इसको भी यूज कर ली, क्योंकि एक्स एक्सिस भी तो वाई को ही कट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, तो वो वाई की वैल्यू वहां 0 है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी? वाई इज इक्वल टू 0। तो दिस वाज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमेशा वाई आएगा और कोई भी नंबर आएगा जहां से वो लाइन पास हो रही है। अगर मैं वर्टिकल लाइंस की बात करता हूँ, वर्टिकल लाइंस की स्लोप तुम्हें पता है अनडिफाइन होती है, वी कैन नॉट फाइंड आउट द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन।
वर्टिकल लाइन कौन सी लाइंस होती हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं डिफाइन करो वर्टिकल लाइंस को, तो तुम लोग क्या बोलोगे? दे आर ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? आपने किस लाइन का पूछा है? वर्टिकल लाइन का पूछ रहा हूँ कि अगर वर्टिकल अच्छा, लाइन को, वर्टिकल लाइन का सर वो वाई एक्सिस। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन को डिस्क्राइब कैसे करोगे? वर्टिकल लाइन आर ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, स्लोप इनकी अनडिफाइन होती है। और इफ यू वांट टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, आपके पास वही स्ट्रेटजी है, वर्टिकल लाइन हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो इसलिए हमेशा एक्स आएगा, और इक्वल्स टू जिस पॉइंट से पास हो रही होगी वही पॉइंट हमारा जो है वो इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं लाइन L1 की बात करता हूं, तो L1 इज अ वर्टिकल लाइन, इट इज कटिंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट -8। ये जो -8 पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन भी बन जाएगी x इज इक्वल्स टू -8। ये -2 को कट कर रहा है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, इक्वेशन वो मुझसे बिल्कुल लिखवा सकता है, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के लिए तो आपको कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि वो जिस पॉइंट से पास हो रही है और जिस एक्सिस को कट कर रही है, वही दो चीजें आती हैं बस। ठीक है, अच्छा, अब मैं तुमसे अगर पूछूं कि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो क्या बताओगे? कौन बताएगा मुझे वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? वाई एक्सिस है ना, जैसे ये भी तो वर्टिकल लाइन है ना पूरी। अगर मैं तुमसे पूछूं इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो क्या बोलोगे? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट हमारा होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 0 होती है ना। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी। और हमारी जो लाइन है वो 0 को कट कर रही है, ऐसे ही है। तो ये 0 को कट करते हुए जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है? 0 पे। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। 0। जैसे ये y इज इक्वल टू 0 था, है ना, ये y को 0 पे कट कर रहा था, इसी तरह ये x को 0 पे कट कर रहा है। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखना कि अगर वो बोले x इज इक्वल टू 0, तो समझ लेना कि वो y एक्सिस की बात कर रहा है। अगर वो बोले y इज इक्वल टू 0, तो तुम समझ जाना है वो x एक्सिस की बात कर रहा है। लाइन जो है वो x एक्सिस की बात कर रहा है। इस तरह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के बारे में कुछ पूछना हो क्वेश्चन, तो मुझसे पूछ लो। अगर ये दोबारा समझना है तो मुझे बताओ, मैं एक और बार बता देता हूँ इसको। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन जो है वो सिर्फ हमें सिंपल फॉर्मेट है जो कि हमें याद रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कांस्टेंट है वो हमेशा y से शुरू होता है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वर्टिकल लाइन जो है वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। क्लियर? कॉपी हो गया? जी सर। ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, आगे बढ़ जाए हम लोग। अब मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की तो इक्वेशन हमने लिख ली, ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं था, बस एक फॉर्मेट था। अगर आपके पास लाइन स्लांट है या ऑब्लिक है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन में आती है, ठीक है, तो फिर हम किस तरह जो है वो इक्वेशन लिखते हैं, हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, और हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो स्लांट एंड ऑब्लिक लाइन अगर मैं बात करूं, तो आपके सामने ये फिगर बनी हुई है, ठीक है। हमारे पास ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। हमने एक स्लांट लाइन जो है वो ड्रॉ की हुई है। ये जो स्लांट लाइन है, इस पर मैंने एक पॉइंट सपोज कर लिया है। ये जो पॉइंट है रैंडम पॉइंट है, जिसकी वैल्यू मैंने एक्स और वाई ले ली, ठीक है। और ये जो लाइन जब वाई एक्सिस को कट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है, चूंकि ये वाई एक्सिस पे है ना ये पॉइंट, तो यहाँ हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो सी की जो भी वैल्यू होगी ना, वो कहलाती है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। वाई इंटरसेप्ट बेसिकली वो वाई की वैल्यू है जब मेरी लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है। ये मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। ये यहां पहुंची तो इसने वाई एक्सिस को कट किया है। तो ये जो वाई एक्सिस को कट किया है, तो चूंकि ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो यहाँ हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होगी, और वाई की कोई ना कोई वैल्यू होगी यहाँ, ठीक है। तो वो जो वाई की वैल्यू है, उसको मैंने नाम दे दिया वाई इंटरसेप्ट का, और उसको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। अब मेरी लाइन जब आगे बढ़ी है, तो उसने एक्स एक्सिस को भी कट किया इस पॉइंट पे। जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो वाई की वैल्यू 0 होगी। तो एक्स की जो भी यहाँ वैल्यू होगी, उसको मैं नाम दूंगा एक्स इंटरसेप्ट का। तो ये बड़ी दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थे जो कि तुम आगे बड़ा सुनोगे, कि एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है। तो वो वाई और एक्स की वैल्यूज होती हैं जब मेरी लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट करे। जिस तरह हमने प्रीवियस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में कुछ एक जनरल फॉर्म डिस्कस की थी, कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो y इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है, और वर्टिकल लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो x इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। इसी तरह स्लांट लाइन या ऑब्लिक लाइन की भी एक जनरल फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन में स्लांट लाइन या ऑब्लिक लाइन भी बोल सकते हैं।
इसको हम लोग एक और नाम भी देते थे, क्या वो नाम याद है किसी को? ये कौन सी फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की? इस फॉर्म को नाम क्या देते थे, याद है किसी को? जी सर। इसका नाम था स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, याद है? इंटरसेप्ट। ठीक है, ये फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ से स्लोप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते थे। ठीक है, ये बेसिकली लीनियर इक्वेशन की एक फॉर्म है। इसको स्लोप इंटरसेप्ट इसलिए कहते थे क्योंकि इससे मैं डायरेक्टली स्लोप और वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इस फॉर्म को कहता था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये होती क्या है बेसिकली, जब आप किसी लीनियर इक्वेशन को में वाई सब्जेक्ट बना लो, लीनियर इक्वेशन में जब आप y को सब्जेक्ट बनाते हो तो जो इक्वेशन बनती है उसकी फॉर्म को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उस फॉर्म में द कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट होता है, x के साथ जो भी नंबर लिखा होता है विद द साइन, वो लाइन की स्लोप रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरा नंबर होता है जिसके साथ x नहीं होता, कांस्टेंट होता है, उसको मैं कहता हूं y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो हमें इसको भी याद करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें ये यूज करनी है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज बेसिकली द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। द कोफिशिएंट ऑफ x इज द स्लोप एंड द कांस्टेंट इज द y इंटरसेप्ट। ठीक है, और स्लोप निकालने के लिए मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, और मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड द y इंटरसेप्ट निकालने के लिए मुझे एक स्लोप चाहिए होती है उस लाइन की, जो कि मैं पहले ही फाइंड आउट कर लेता हूं, और मुझे 1 पॉइंट चाहिए होता है उस लाइन पे। उस लाइन पे मुझे कोई भी एक पॉइंट चाहिए, जस्ट 1 पॉइंट। तो मैं उन दोनों की मदद से y इंटरसेप्ट कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, जब मुझे y इंटरसेप्ट और स्लोप मिल जाता है तो मैं वापस इसी इक्वेशन में दोनों की वैल्यूज पुट करके अपनी इक्वेशन बना लेता हूं। अभी मैं एग्जांपल तुम लोग को कराऊंगा तो तुम लोग को समझ में आएगा। अभी बस इतनी चीज याद रखो कि इन ऑर्डर टू मेक an equation of a slant or oblique line, we need two things. The first thing is the slope. The second thing is the y-intercept. स्लोप निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है y2 टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हर क्वेश्चन में पहले मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा अगर उसने स्लोप गिवन नहीं दी, एंड देन आई विल मूव ऑन टू फाइंड आउट द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आई नीड स्लोप, मुझे स्लोप चाहिए, एंड आई नीड 1 पॉइंट ऑन दैट लाइन। वो पॉइंट को कैसे यूज करूंगा, स्लोप कैसे फाइंड आउट करूंगा, y इंटरसेप्ट, वो हम आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। तो y is equal to mx plus c is the general form of the slant or oblique line equation, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। एंड इन ऑर्डर टू राइट एन इक्वेशन वी नीड टू थिंग्स, स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। अब ये किस तरह इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आई हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन खुद बनानी है। तो जल्दी से मैंने जनरल फॉर्म लिख दी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिकॉज दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मैंने लाइन एक ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इस लाइन पे उसने मुझे दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 2। ठीक है, और एक और कोऑर्डिनेट उसने मुझे दिया हुआ है बी, दैट इज 3 and 7। तो line has been given to me, two coordinates on that line are also given, and I am asked to find the equation of the line. इक्वेशन ऑफ द लाइन मुझे खुद बनानी है, कोऑर्डिनेट्स मेरे पास गिवन है। मैं दोबारा अपने पीछे स्लाइड पे गया और मैंने ये देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, आई हैव टू फाइंड द स्लोप फर्स्ट। सबसे पहले मुझे स्लोप चाहिए, और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आई नीड टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मैं वापस अपने क्वेश्चन पे गया, मैंने देखा कि क्या मेरे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आई हैव द टू कोऑर्डिनेट्स विद मी, ए एंड बी, दो कोऑर्डिनेट्स उसने मुझे दिए हुए हैं। तो आई विल फर्स्ट फाइंड आउट द स्लोप, पहले मैंने स्लोप फाइंड आउट करनी है। और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए सिंस ए इज माय फर्स्ट पॉइंट, तो ए को मैंने लिख दिया, 1 और 2 उसके कोऑर्डिनेट्स थे, और मैं हमेशा अपने पहले पॉइंट को लेबल करता हूँ x1 और y1 से, तो मैंने यहाँ x1 लिख दिया और यहाँ y1 लिख दिया। Second point is b, that is 3 and 7. Since this is my second point, so I will label it as x2 and y2. लेबलिंग हो गई है। अब मुझे स्लोप निकालने का फॉर्मूला लिखना है, और मुझे याद है कि स्लोप निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये मेरे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला है, 2 पॉइंट मेथड।
y2 की वैल्यू मेरे पास जो है वो 7 है, y2 की जगह पे मैंने 7 लिख दिया। नेगेटिव साइन एज इट इज, y1 की जगह पे मेरे पास 2 है तो मैंने y1 की जगह पे 2 लिख दिया। डिवाइडेड बाय x2 इज 3, x2 की वैल्यू मेरे पास 3 है और x1 की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो 3 माइनस 1 2 आ गया, 7 माइनस 2 5 आ गया। तो मेरी जो ग्रेडियंट आ गई, जो मेरे पास स्लोप आ गई वो लाइन की, वो आ गई 5/2। ठीक है, स्लोप मैंने फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। हर क्वेश्चन में आपको स्लोप अगर नहीं देगा तो आप इसी तरह फाइंड आउट करोगे। ठीक है, दो ही तरीके हैं स्लोप फाइंड करने का, या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो या फिर इक्वेशन से खुद डायरेक्ट स्लोप निकाल लो। तो यहाँ तो उसने हमें इक्वेशन नहीं दी है, हमें इक्वेशन खुद बनानी है, तो हम यहाँ फिर स्लोप इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो मैंने स्लोप फाइंड आउट कर ली। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज वाई इंटरसेप्ट। अब मुझे वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास स्लोप होनी चाहिए और 1 पॉइंट होना चाहिए उस लाइन पे। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या ये डाटा मौजूद है। आई हैव द स्लोप, स्लोप मेरे पास है 5/2, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। आई हैव 2 पॉइंट्स ऑन दैट लाइन, ए एंड बी, दो पॉइंट्स है मेरे पास, तो आई हैव टू सेलेक्ट 1 पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो, मैंने ए सेलेक्ट कर लिया। जब मैंने ए सेलेक्ट किया तो ए के कोऑर्डिनेट्स थे 1 और 2, तो मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। मुझे एक ही पॉइंट सेलेक्ट करना है। सिंस दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया इसके नीचे। ये वाई की वैल्यू है, मैंने वाई लिख दिया। अब मेरे पास स्लोप भी है और मेरे पास 1 पॉइंट भी है, और मैं वापस अपनी जनरल फॉर्म को यूज करूंगा। y की जगह पे y की वैल्यू पुट करूंगा, m की जगह पे m की वैल्यू पुट करूंगा, x की जगह पे x की वैल्यू, एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की जगह पे आई हैव टू पुट 2, मैंने 2 पुट किया। m की जगह पे 5/2 पुट किया और x की जगह पे मैंने 1 पुट किया, प्लस c। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5/2। चूंकि ये फ्रैक्शन था, यहाँ ऐड हो रहा है, इसको इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे भेज के सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, 2 माइनस 5/2। अब जब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो यहाँ बेसिकली एलसीएम यहाँ 1 है, तो मुझे इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के बाद जो c की वैल्यू बेसिकली मेरे पास आ जाएगी, वो आ जाएगी -1/2, क्योंकि ये 4 हो जाएगा। 4 माइनस 5 आपको पता है -1 होता है, तो c जो है वाई इंटरसेप्ट जो है वो बेसिकली मेरे पास कितना आ रहा है, -हाफ। ठीक है, -1/2 बोल लो, -हाफ बोल लो। अब नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ स्लोप, मेरे पास स्लोप की वैल्यू भी आ गई है, मेरे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट भी आ गया है। तो आई जस्ट नीड टू प्लग इन द वैल्यूज। मुझे जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि मैं जनरल फॉर्म को बार बार यूज कर रहा हूँ। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए भी मैंने जनरल फॉर्म यूज करी, यहाँ भी जनरल फॉर्म। अब यहाँ जब आप फाइनल इक्वेशन लिख रहे हो ना, तो रिमेंबर वन थिंग, यू डोंट नीड टू वाई और एक्स की वैल्यू नहीं प्लग इन करना, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म में यू जस्ट नीड टू जो फाइनल इक्वेशन जब लिख रहे हैं तो सिर्फ m और c की वैल्यू पुट करेंगे, y और x ऐसी ही रहेंगे, y और x की जगह आप कुछ पुट नहीं करोगे। जब आप y इंटरसेप्ट निकालते हो तब आप पुट करते हो y और x की वैल्यूज, यहाँ आप पुट नहीं करोगे। तो y इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे m/2 आ गया, x एज इट इज आ गया, और -हाफ क्योंकि c की वैल्यू आ गई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, अगर आप 2 एलसीएम ले लो। जब आप 2 यहाँ एलसीएम ले लोगे और फिर 2 को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, 2y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 1। तो ये सिंप्लीफाई होके आपकी इक्वेशन ये भी बन सकती है। तो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये इस लाइन की इक्वेशन है जो कि हमने खुद बनाई है, खुद लिखी है, और हमने देखा है कि किस तरह बनाई जाती है। पहले ये आपको दे दी जाती थी और आप जो है उसको सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते थे। तो नाउ वी हैव बाय ओन मेड आवर ओन इक्वेशन, खुद ही लाइन की इक्वेशन हमने लिखी है। ठीक है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो, मेरे ख्याल से चैट पे। के बाद तुम लोग को जो अभी क्वेश्चन करना है वो एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, जो कि पेज नंबर 158 D3 का क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरह वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिर्फ उसमें वैल्यूज चेंज है। ठीक है, जरा जल्दी से मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरा बताओ, और जिसने वो क्वेश्चन बी कर लिया है वो पार्ट सी कर लो जल्दी से।
हमारे पास ग्रुप ए के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं ना, तो उन्होंने मेरे ख्याल से पार्ट बी किया हुआ है, तो तुम लोग एक काम करो, पार्ट सी कर लो। जिसने पार्ट बी कर लिया है वो पार्ट सी कर लो। ग्रुप बी वाले जो है वो पार्ट बी करें और ग्रुप ए वाले जो है वो पार्ट सी कर लें। निकालने के लिए यू फर्स्ट हैव टू फाइंड द स्लोप। एक्सरसाइज 6C का कुछ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी है, उसमें आपको दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है सी और डी। तो पहले तो आप स्लोप फाइंड आउट करो जल्दी से। स्लोप फाइंड आउट करके मुझे बताओ स्लोप कितनी आ रही है उसकी। ये जो 3 का क्वेश्चन नंबर पार्ट बी है उसकी मुझे स्लोप बता दो कितनी आ रही है। पहले सी लिखो, सी के कोऑर्डिनेट्स लिखो। सी के कोऑर्डिनेट्स 1 और 3 हैं। फिर आप डी लिखोगे, डी के कोऑर्डिनेट्स 2 और 5 हैं। पहले वालों को x1 y1 लेबल करो, दूसरे वालों को x2 y2 लेबल करो। राइट द फॉर्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करो और स्लोप मुझे बताओ। मुझे ग्रेडियंट का मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वापस। मुझे ग्रेडियंट का आंसर बता दो। ये पार्ट तो सबने कॉपी करना ही करना है। ये एग्जाम्पल कॉपी करने के बाद तुम लोग को पहले पार्ट 3 का पार्ट बी करना है और फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सी करना है। तो पार्ट बी में जो ग्रेडियंट आ रही है वो मेरे ख्याल से 2 आ रही है ग्रेडियंट ना। ग्रेडियंट 2 आ रही है और इसका जो वाई इंटरसेप्ट जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वाई इंटरसेप्ट आएगा आपके पास 1 आएगा। ऐसे ही है। और फिर जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू, स्लोप की जगह पे आप 2 लिखोगे 2x प्लस 1। ये तो पार्ट बी के आंसर्स हैं। तुम लोग भी वेरीफाई करो यही आंसर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी भी बिल्कुल इसी तरह करना है। उसमें भी आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ई और एफ। ई के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए, एफ के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो गए। वैल्यूज पुट करके अगर किसी ने स्लोप फाइंड आउट कर लिया तो मुझे स्लोप बता दो कितनी आ रही है। सर 3 और बी ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसी। बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे एग्जांपल सॉल्व हुई है ना तुम्हारे सामने। बिल्कुल 3 का पार्ट बी भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, 3 का पार्ट सी भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। पहले स्लोप निकालो, फिर वाई इंटरसेप्ट निकालो, फिर इक्वेशन बनाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला पूछिए। जी अब्दुल्ला बोलिए। सर वो एम की जो वैल्यू है वो पॉइंट्स पे लिखो, पॉइंट्स पे कन्वर्ट करके लिख लें। बिल्कुल आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आप डेसिमल में भी लिख सकते हो। बेहतर ये है कि फ्रैक्शन में लिखो क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर्स है ना वो फ्रैक्शन में ही है। ठीक है। ओके सर। तो मेरे ख्याल से जो है वो इसकी स्लोप आ रही है 1/4 ना। तो 1/4 भी लिख सकते हो आप, इसको 0.2 इसको 2.5 भी लिख सकते हो। तो वो
1/4 लिख लो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बुक में आंसर जो है ना वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ही होगा। और मुझे वाई इंटरसेप्ट भी बता दो कितना आ रहा है इसका। 3 सर क्वेश्चन 3B का आंसर नहीं, ये मैंने लिखा है, देखो शामिल स्क्रीन पे देखो, मैंने लिखा है ये आंसर आ रहा है इसका, 2x+1 आ रहा है। चेक करो, ये 3B के जो आंसर्स हैं उसमें स्लोप जो है वो 2 आ रही है, और जो वाई इंटरसेप्ट आप कैलकुलेट करोगे वो 1 आ रहा है, और जब आप दोनों की वैल्यूज पुट कर दोगे तो जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो y = 2x+1 आ रही है। और क्वेश्चन नंबर 3C की बात करूं अगर, तो क्वेश्चन नंबर 3C में जो ग्रेडियंट है वो 1/4 आ रहा है, और वाई इंटरसेप्ट मेरे ख्याल से 7/2 आ रहा है शायद। जी सर। और जब फाइनल इक्वेशन लिखोगे तो फाइनल इक्वेशन तुम्हारी आ जाएगी y = 1/4x और फिर +7/2। चेक कर लो अपने आंसर। चलो एक्सरसाइज 3, अगर पार्ट 3C कर लिया तो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक पार्ट कर लो। 2 पार्ट हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसमें आपको स्लोप नहीं फाइंड आउट करनी, वो क्वेश्चन में आपको पहले से स्लोप खुद ही दे रहा है। ठीक है, काम हमें वही करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसमें सिर्फ थोड़ी सी वो वर्किंग करनी है, बस सिर्फ सी की वैल्यू निकालनी है, वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है क्योंकि स्लोप उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए सॉल्व हुआ हुआ है ये। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यू हैव बीन गिवन विद द ग्रेडियंट इज गिवन टू यू। ग्रेडियंट आपको दे रहा है स्लोप, जो कि m = 1/3 है, और वो आपको एक पॉइंट भी दे रहा है, दैट इज 0 0। ये वो पॉइंट है जो कि लाइन पे मौजूद है। ठीक है, तो स्लोप आपके पास है, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द स्लोप, स्लोप आपको कैलकुलेट नहीं करनी, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द वाई इंटरसेप्ट, आपको सिर्फ वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है। और वाई इंटरसेप्ट के लिए आपके पास जो है वो एक पॉइंट गिवन है जिसमें एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, तो आपको सिर्फ प्लग इन करनी है वैल्यूज। आपने वही इक्वेशन यूज की, y = mx + c। ठीक है, mx + c में आपने y की जगह पे 0 पुट किया बिकॉज द वैल्यू ऑफ y इज 0। m की वैल्यू 1/3 है, m की जगह पे 1/3 पुट किया, x की वैल्यू फिर 0 है, तो आपने x की जगह ब्रैकेट में जो है वो 0 पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। द वैल्यू ऑफ c इज कमिंग आउट टू बी 0, जो c की वैल्यू है वो भी 0 ही आ रही है। तो जब आपके पास ग्रेडियंट आ गई, अब आपके पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, तो यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज इन द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म y = mx + c है। जनरल फॉर्म में m की जगह पे 1/3 पुट किया, c की जगह पे 0 पुट किया, तो जो फाइनल इक्वेशन थी वो आ गई हमारे पास y = 1/3x। ठीक है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इसमें थोड़ी सी वर्किंग हमें कम करनी पड़ी क्योंकि ग्रेडियंट उसने पहले से हमें दिया हुआ था। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो 4 के पार्ट ए को, और फिर मुझे जल्दी से 4 का पार्ट बी सॉल्व करके दिखाओ कि उसका आंसर क्या आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी में आपको ग्रेडियंट दी हुई है 3, और आपको उसने एक पॉइंट भी दे दिया 1 और 1। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करो जल्दी से, और इक्वेशन मुझे बना के देखो, मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ क्या ये जो स्क्रीन पे इक्वेशन लिखी है यही आंसर आ रहा है। ऑफ लाइन
कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू थिंग्स, स्लोप चाहिए और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। इन क्वेश्चंस में स्लोप आपको गिवन है, वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए यू नीड स्लोप एंड वन पॉइंट ऑन दैट लाइन, वो भी आपको इस क्वेश्चन में गिवन है। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज इन द जनरल फॉर्म लिखी y इज इक्वल टू mx प्लस c, x और y की वैल्यूज और m की वैल्यूज डाल के यू कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ c और m की वैल्यू फाइनल इक्वेशन में डाल दो और तुम्हारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाती है। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में ये y और x की वैल्यू 0 0 होगी। नहीं 1 1। 1 1 फोर के पार्ट बी में जो कोऑर्डिनेट है वो 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट बी में जो ग्रेडियंट है वो 3 दी हुई है और जो पॉइंट है वो तुम्हारे पास 1 1 है। बस ये नोट डाउन कर लो होमवर्क, ये हमारा होमवर्क मैंने नीचे लिखा हुआ है। अगर तुम्हें अभी करना है इसको सॉल्व अभी कर लो, हमारे पास टाइम है, हमारे पास 12 मिनट्स है मेरे ख्याल से। तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट, अभी करना चाह रहे हो कंप्लीट तो अभी कर लो, दिस इज द होमवर्क। ठीक है, वर्क एग्जांपल नंबर 6 जो कि पेज नंबर 157 पे है, यू हैव टू डू दैट इन योर कॉपीज एंड यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 6। ये होमवर्क में सॉल्व करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करके पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस डिस्कस कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा इंशाल्लाह 2 3 4 क्लासेस में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस उसके बाद फिर एक नया टॉपिक है इनइक्वालिटीज, वो देख लेंगे वरना रिवीजन कर लेंगे। सर ये अभी बैक टू बैक क्लासेस होंगी या फिर ब्रेक भी मिलेगा हमें? यार ये तो देखो आज तो एक मिनट रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग हटा दूं। एक बार बाद में देता हूँ जवाब। रजा तुम, हाँ ये बिल्कुल इसके साथ जो है ना वो मिड पॉइंट भी देख लेंगे रजा, ठीक है, अच्छा याद दिलाया तुमने। इसके अलावा फिर जो है ना वो मिड पॉइंट वाली वीडियोस भी देख के जो है ना वो भी कर लेना। तो 3 होमवर्क दे देता हूँ मैं, ये जिसने किया हुआ है वो ठीक है, जिसने नहीं किया हुआ वो कर लेगा। तो ये बेसिकली फिर सारे एक साथ आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एक तो तुम लोग का होमवर्क हो गया वर्क एग्जाम्पल 6, दूसरा होमवर्क तुम लोग का हो गया एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 6, और थर्ड होमवर्क जो है वो मिड पॉइंट की 2 वीडियोस हैं जो कि मैंने शेयर की हुई हैं। यू हैव टू वॉच दोज वीडियोस, उन वीडियोस को देख के जो क्वेश्चंस है ना वो तुम्हें कॉपी में करना है। वो मिड पॉइंट क्या है, वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। नहीं समझ में आया तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो ये 3 होमवर्क हो गए तुम लोग के। फर्स्ट वन इज worked example 6, the second one is the question number 6 of exercise 6C, and the third homework is the midpoint videos जो कि 2 हैं। So you have to copy the questions which are solved in the videos.